आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे को पहले ही पता होता है मेरे बच्चे ठीक ही रहते हैं, तभी मैं ऐसा बोलती ठीक है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आपको जैसे पता है कि मैंने एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का पार्ट फर्स्ट डाल दिया है, ठीक है। जिसने नहीं देखा जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उसका लिंक मैंने दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करो और पार्ट फर्स्ट देखो। पार्ट सेकंड मत देखने लग जाए ना, क्योंकि आधा चैप्टर मैंने बच्ची वहाँ पे समझाया है, वो नहीं समझ में आएगा तो ये भी दिमाग के सिर की तरह ऊपर जाएगा, जैसे शिनचैन की मॉम उसको जो भी काम देती है, ठीक है, फिर उसको कुछ समझ नहीं आता। तो प्लीज़ आप पार्ट फर्स्ट चेकआउट ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो चलो आज हमने सेकेंड पार्ट के ऊपर बात करनी है। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था हम हाफ चैप्टर कवर अप करेंगे और हमारा एंड ऑफ बायोपोलैरिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट पूरा नहीं होगा, ये बात ध्यान पे रखना, क्योंकि सीबीएसई ने क्या किया था, इसमें टॉपिक कुछ ऐड किए थे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं 4 वीडियोस इसके ऊपर लेके आऊँगी। पार्ट फर्स्ट में हम हाफ चैप्टर कवर अप करेंगे एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का। पार्ट सेकंड में हम उसका जो आधा रह जाएगा वो कवर अप करेंगे। पार्ट थर्ड में हम जो इसके 7 टॉपिक ऐड हुए हैं यूएस हेजेमोनी के चैप्टर में, ठीक है, यूएस हेजेमोनी के चैप्टर के जो टॉपिक्स इसमें ऐड हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड पार्ट फोर्थ जो सीबीएसई ने उठा के बच्चों के सिर के ऊपर बोझ डाला है, जो टॉपिक इसके ऊपर, ठीक है, ऐड हुए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से थे वो? CIS हो गया आपका, अरब स्प्रिंग एंड मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बकवास बंद करके हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर मैं आपको समझा दूंगी, सो डोंट टेक टेंशन, ठीक है। तो चलो जल्दी से आप चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमने पढ़ना है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। क्यों ये डिसइंटीग्रेट हो गया था? इतनी बड़ी सुपर पावर यूएसए को जो टक्कर दे रही थी, क्यों डिसइंटीग्रेट होगी? हाँ, देखो कोई भी जो होता है ना, दुश्मन 2 लड़ रहे हो ना तो एक वीक हो ही जाता है, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई कमी हो ना, समझ लो, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। कोई पड़ोसी लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, 2 पड़ोसी में से एक पड़ोसी की घर में ही खिचड़ी पकड़ रही है, घर में ही, ठीक है, तबाही हो रही है, तो ऑफकोर्स वो दूसरे पड़ोसी से हार जाएगा, उसके सिर में इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाएगी कि लड़ने का मन ही नहीं करेगा। तो यही चीज़ थी यूएसएसआर में हमें देखने को मिली। अब मैंने प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या किया है कि देखो, ये पॉलिटिकल साइंस में बच्चे होता क्या है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, और इससे ज़्यादा तो कभी आया ही नहीं था और ना ही आएगा। अब इसमें क्या होता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैंने क्या किया, 6 पॉइंट्स यहाँ पे बना दिए। देखा विपाशा दीदी आपकी इंटेलिजेंट है, आपसे आपको क्या पता। हाँ, तो चलो ठीक है, यहाँ पे 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। आप इसी को जाके एक्सप्लेन कराओगे तो मार्क्स फुल मिलेंगे, टीचर भी सोचेंगे कहाँ से पढ़ा आपने, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब हम चैप्टर को कवर अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि सोवियत यूनियन आपका डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। सोवियत यूनियन बच्चे क्या था, जैसे मैंने आपको बताया, यूएसएसआर आपका 15 रिपब्लिक्स को मिला के बना था, जिसमें रशिया क्या करता था, डोमिनेंस अपनी दिखाता था, ठीक है। तो ये था आपका सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन में डिसइंटीग्रेट होने के लिए जो पहला फीचर था वो क्या था, इंटरनल वीकनेसेस ऑफ यूएसएसआर। अभी मैंने आपको 2 पड़ोसियों की कहानी सुनाई, यही चीज़ यहाँ पे हो रही थी। यूएसए बेचारा खुश था, ठीक है, उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, बट यूएसएसआर के अंदर इंटरनल वीकनेसेस ही बहुत ज़्यादा थे। अब देखो, आप खुद सोचो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, बट आपके अगर मन में यार कोई बात चल रही है ना, आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते। वही चीज़ है कि यूएसएसआर इतना प्रोग्रेस कर ही नहीं पाया, उसके घर के अंदर इतनी ज़्यादा खिचड़ी पकड़ी थी। अब खिचड़ी वो कौन सी थी वो भी मैं आपको समझाती हूँ। देखो, इनका पॉलिटिकल सिस्टम जो था, इकोनॉमिक के भी कहीं ना कहीं फीचर थे जो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। फॉर एग्जाम्पल, अब यूएसएसआर क्या करता था, ज़्यादा पैसा आर्म फोर्स में लगा रहा था। आर्म बाजू वाली आर्म नहीं, आर्म फोर्स होता है आपकी बॉम्ब्स वाली, ठीक है, जहाँ पे बम वगैरह गिराए जाते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा लगा देता था। तो जिस करके क्या होता था, इसकी इकोनॉमी गिरने लग जाती थी। तो एक ये फैक्टर हो गया कि इनके पास बाद में लड़ने के लिए हथियार वगैरह नहीं बचते हैं। वैसे इन्होंने कहीं ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वेपन्स बनाए थे, बट आगे ना आगे यार पैसा ख़त्म हो जाए तो लड़ोगे कहाँ से, आज तो पैसा ही पावर है दुनिया में, ठीक है, ये चीज़ थी। यूएसएसआर के अंदर लोगों को डेमोक्रेसी नहीं दी जाती थी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डेमोक्रेसी नहीं होती थी। लोग बेचारे अगर सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं तो वो भी नहीं बोल सकते थे, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी, ठीक है। एक पार्टी सिस्टम होता था यूएसएसआर के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज था। तो इंटरनल वीकनेसेस ही हमें देखने को मिली कि घर के अंदर ही खिचड़ी पक रही है, ठीक है, जिस करके यूएसएसआर क्या होता है, आपका डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज दैट वन पार्टी सिस्टम। अब वन पार्टी सिस्टम जो थी वो कौन सी पार्टी थी, देखो बच्चे, जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कौन सी थी, कम्युनलिज्म, ठीक है,
कम्युनलिज्म या फिर सोशलिज्म, सोशलिस्ट, जो मर्जी बोलो, तीनों का मतलब एक है। अब कम्युनलिज्म का मैंने डिटेल में मतलब समझाया है पार्ट 1 में, आप ज़रूर उसको चेकआउट करना। अब देखो आइडियोलॉजी क्या है इसकी, कम्युनलिज्म, ठीक है। कम्युनलिज्म से ही इनकी पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ USSR, ठीक है, USSR, ठीक है, मैंने ज़्यादा 3 S बोल दिए, USSR ही है। वन पार्टी सिस्टम में यही पार्टी रूल करती होती थी। ये पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इसने 70 साल तक रूल किया। समझ सकते हो 70 साल तक एक बंदे को बर्दाश्त करना, जो आपको इरिटेट करता है उसको, ठीक है, इतना सिर दर्द हो जाता है ना, जो आम होता है शरीफ बच्चा कोई भी। तो देख लो उनकी जो सरकार थी वो 70 साल तक रही थी। अब ये पार्टी क्या करती थी बच्चे, ये भी फ्रीडम हम नहीं देती थी लोगों को। इवन यहाँ पे कोई ऑपोजिशन खड़ा होकर दिखा दे, इतनी हिम्मत नहीं थी USSR में, कोई दूसरा ऑपोजिट लीडर खड़ा भी नहीं हो सकता था। इंडिया में क्या है आपको पता है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है कि कितनी सारी पार्टीज हैं हमारी, BJP, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ठीक है, और भी कितनी सारी आपकी पार्टीज हैं। बट यहाँ पे एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही पार्टी ने रहना। यहाँ पे इलेक्शन भी मुझे लगता है शायद होते होंगे, एक तो पार्टी है। तो देखो अगर एक ही पार्टी रूल करे ना किसी भी कंट्री में, तो कंट्री भी अक जाती है। आपको क्या चाहिए, आपको चेंजेस चाहिए। अब टीचर कोई आपको चैप्टर पढ़ाता है एक ही, ठीक है, सड़े से मूड से पढ़ाई जाए, तो आपको भी होगा ना कि नहीं यार चेंज लेके जाओ, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से समझाओ ताकि हमें भी समझ में आए। तो ये चीज़ यहीं पे देखने को मिली कि वन पार्टी सिस्टम था जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, लोगों के लिए सिर दर्द बन चुका था, USSR के लोगों के लिए, ठीक है। आगे है आपका गोर्बाचेव रिफॉर्म। अगर आप मेरी सुनो तो मेरे लिए गोर्बाचेव एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन था, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने बेटा 2 पॉलिसीज़ निकाली थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा प्लीज़ जाके देखो, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ पर डिस्कस किए हैं। इसकी पॉलिसीज़ का नाम था पेरिस्टोक एंड ग्लासनोड, ठीक है, 2 पॉलिसीज़ थी। अब इसने अपनी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस कर दी थी USSR में। पहले मैं ये बता दूँ गोर्बाचेव कौन था। गोर्बाचेव बच्ची आपका जनरल सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर 1985 को, ठीक है, ये बना था। अब गोर्बाचेव देखो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसको पता था कि हम वेस्ट से कहीं ना कहीं पीछे हैं। वेस्ट मतलब USA की मैं बात कर रही हूँ। USA को वेस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो USA की डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो इसलिए उसको वेस्ट बोला जाता है। तो अब क्या होता था कि इसको पता लग गया था हम पीछे हैं, ठीक है, हमारे लोगों को थोड़ी डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये बंदा क्या करता है, अपनी पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कर देता है, पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर दी। अब आप खुद सोचो, जिस कंट्री में कभी डेमोक्रेसी आई ही नहीं उस कंट्री में डेमोक्रेसी आ गई थी। लोग इतने ज़्यादा खुश थे कि अब उन्हें लगता था हमें जो इनका ओल्ड सिस्टम था ना कम्युनलिज्म का, उसको नहीं हमने अडॉप्ट करना, इतनी ज़्यादा खुशी हो गई थी लोगों के अंदर। बट सरकार क्या है, सरकार तो वहाँ पर क्या था, वन पार्टी सिस्टम था। प्रोटेस्ट तो करेगी ना कि तुम कैसे अडॉप्ट कर लेगा जब रूल ही हमारा कम्युनलिज्म का चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने एक प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्टसिन, जो एज अ नेशनल हीरो था रशिया का, उसकी लीडरशिप के अंदर क्या होता है, 3 रिपब्लिक अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देती हैं। कौन सी वो 3 रिपब्लिक थी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि पार्ट 1 में मैंने उसके बारे में डिटेल टॉपिक कवर किया है। तो यही गोर्बाचेव का भी यही था कि लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था, जिस करके सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। आगे है आपका पॉइंट, सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। अब देखो ये 2 चीज़ों में स्टैग्नेट था। स्टैग्नेट होता है कि जब आपकी प्रोग्रेस बच्चे रुक जाती है, ठीक है, आगे ग्रो नहीं होता, इसको बोलते हैं स्टैग्नेट, ऐसे वाली लाइन को, ठीक है, प्रोग्रेस रुक गई। ये तो आपकी प्रोग्रेस की होती है ना, मतलब डेड, एक तरीके से डेड पड़ जाना कोई चीज़। तो यह चीज़ बताई थी, ठीक है। अब क्या हो गया था, सोवियत यूनियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है, शासन चलाने का तरीका, ठीक है, कि शासन ये जिस तरीके से चला रहे थे बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिव इनका सिस्टम था, बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेरियन सिस्टम था। लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आता था, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती थी। बेचारे अगर लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना है तो अपने जोक वगैरह, ठीक है, एक्सप्लेन किया करते थे न्यूज़पेपर में, वैसे मुँह लाइव नहीं बोल सकते थे एक दूसरे के मुंह के ऊपर, इतनी ज़्यादा वो चीज़ इन्हें देखने को मिली, ठीक है। तो ये था। अगर दूसरा हम बात करें, दूसरी किस चीज़ में ये स्टैग्नेट थे, वो थी आपकी इकोनॉमिक में। देखो चीज़ें ये हर एक चीज़ बनाती थी बट उसका जो मटेरियल होता था बहुत ज़्यादा ख़राब होता था। धीरे धीरे क्या होता है, ये वॉर में ज़्यादा पैसा लगाने लग जाते हैं USSR, मतलब लड़ाई में ज़्यादा अपनी कमाई फेंक देते हैं। और इकोनॉमिक में उसमें क्या होता है, इकोनॉमी में भी आपको पैसा चाहिए, धीरे धीरे क्या होता है, इकोनॉमी इनकी नीचे गिरने लग जाती है, जिसको हम स्टैग्नेट बोलते हैं, ठीक है।
ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट 5, ठीक है। ये आपका लिखा गया लैग्ड इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या हो गया, यूएसएसआर जो था बच्चे आपका बहुत ज़्यादा पीछे था टेक्नोलॉजी के मामले में, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा पीछे नहीं था। देखो यूएसए के अलावा ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आगे था, बट यूएसए फर्स्ट नंबर पे था, सेकंड नंबर पे आपका यूएसएसआर, थर्ड नंबर पे आपका पूरा वर्ल्ड आता था, ये समझ लो, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। आज भी मैं आपको एक बात बता दूं कि यूएसए के पास इतनी ज़्यादा पावरफुल सैटेलाइट है कि वो आपका बाल का डैंड्रफ वगैरह देख सकती है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है इंडिया के पास, बट हाँ कहीं ना कहीं है। तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी होती थी यूएसए की वो इतनी ज़्यादा माशाअल्लाह होती थी ना यार, कि कोई भी चीज़ आसानी से कर लो। देखो जिस कंट्री के पास पावरफुल मशीन्स होंगी वो सामान भी ज़्यादा बनाएगी कम समय में, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो इनका अच्छा होता था। ये बेचारे क्या करते थे यूएसएसआर वाले, यूएसए को कॉपी तो कर लेते थे, यूएसए को कॉपी तो कर लेते थे, बट क्या होता था कि इनका मटेरियल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, जिस करके ये पीछे रहने लग गए और इनकी इकोनॉमी गिर जाती है और डिसइंटीग्रेट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लास्ट पॉइंट है डोमिनेंस ऑफ रशिया। अब रशिया की भी, ठीक है, डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होती थी। मैंने आपको बताया, देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि जो आपका यूएसएसआर था वो कैसे बनता था, 15 रिपब्लिक्स को मिला के, छोटी छोटी कंट्रीज होती थी 15, और इनको मिला के आपका क्या बोला जाता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या रशिया, ठीक है, इसको यूएसएसआर बोला जाता था। अब इसमें से सबसे ज़्यादा दादागिरी डोमिनेंस किसकी होती थी, रशिया की। जैसे होता है ना आपके क्लास में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस किसकी होती है, मॉनिटर की, या कोई शरारती बच्चा होता है, ठीक है, उसकी दादागिरी ज़्यादा चलती रहती है। ऐसे ही हर एक अगर सरकार ने किसी इंसान की सुननी भी है ना, वो ज़्यादातर रशिया को ही प्रेफरेंस देती थी कि अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू बता के जाओ, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये बाकी जो कंट्री के लोग जहाँ पे रहते थे उनके लिए डिसइंटीग्रेट का मतलब डिससेटिस्फैक्शन का एक प्रोसेस था कि क्यों हमारी क्यों नहीं सुनी जाती, हमें क्यों नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती, रशिया ही क्यों वो आपका दादा लगता है। तो ये चीज़ थी, ठीक है आपकी। तो ये थे 6 पॉइंट्स, आप इसको एक्सप्लेन कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। मैंने, ठीक है, अपने टाइम पे 20 पॉलिटिकल साइंस के पेपर सॉल्व किए थे बोर्ड के, और मैंने देखा था कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हर एक पेपर में यार, था ये हर एक पेपर में। तो इसको प्लीज़ लीव आउट मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंस। अब देखो आपका यूएसएसआर बच्चे डिसइंटीग्रेट हो गया था, कब हुआ था, 1991 को हुआ था, ठीक है, आपका यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट। ये भी डेट आप याद रखना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते। इस बार आपके क्या आएंगे, 50% जो पेपर होगा कॉम्पिटेंसी बेस के ऊपर होगा, तो आपको 1 मार्क्स के ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे ना कि आप आगे के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे उसको भी क्लियर अप कर पाओ। तो इस हिसाब से पेपर वो डालेंगे सीबीएसई। तो ये ज़रूर पूछ लेंगे कि आपका यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कब हुआ था। 1991 को हुआ था, जब 3 रिपब्लिक्स ने, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस ने इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को अपना लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट तो हो गया, टुकड़ों में तो बट गया, बट क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे, ठीक है, वो हमने आगे स्टडी आउट करना है। तो कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे बेसिकली 3 थे। आप ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के आ सकते हो, बट डोंट यूज़ हाईलाइटर इन योर पेपर। आपको परमिशन नहीं है बोर्ड में हाईलाइटर यूज़ करने की। मेरे बच्चे पूछते हैं क्या दीदी हम हाईलाइटर यूज़ करके आ सकते हैं, मैंने कहा कहाँ लिखा है, ठीक है, सीबीएसई ने लिख के दिया आपको हाईलाइटर यूज़ करके, नहीं, पेंसिल से बनाओ, ब्लैक पेन यूज़ करो, ब्लू पेन यूज़ करो, इनफ है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस का भी आप ऐसे डायग्राम बना के आ सकते हो। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, कोल्ड वॉर की जो कन्फ्रंटेशंस थी, ठीक है, कोल्ड वॉर की जो टेंशन थी वो खत्म होगी। कोल्ड वॉर क्या होता है बच्चे, आपकी कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे लगता है युद्ध होगा बट होता नहीं है, पूरे चांसेस होते हैं कि हाँ युद्ध होने वाला है। फॉर एग्जांपल आपको रशिया यूक्रेन में ऐसा लगता था बट वो हो गया, ठीक है, वो कोल्ड वॉर नहीं आपका। जब आपको लगता था कि हाँ रशिया यूक्रेन लड़ने वाले हैं तो उसको हम क्या बोलते थे, कोल्ड वॉर की सिचुएशन है। अब यहाँ पे ये चैप्टर क्यों दिया गया आपको, 2 पावर्स के बारे में पढ़ने के लिए। अब 2 पावर थी आपकी यूएसए एंड यूएसएसआर, कौन सी डिसइंटीग्रेट होगी, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होगी, बच कौन सी गई, यूएसए। तो इससे क्या हुआ, कोल्ड वॉर की जो कन्फ्रंटेशन, जो टेंशन थी ना लोगों के बीच में, युद्ध होगा वो अब खत्म हो गई थी क्योंकि दोनों में से एक सुपर पावर अपने आप ही गिर चुकी थी। आगे है आपका पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स से मेरा मतलब है, अब देखो
मैंने पार्ट 1 में आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर समझा दिया था व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपोलर वर्ड, यूनिपोलर वर्ड एंड बाइपोलैरिटी। इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है मैं यहाँ नहीं बताऊँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और अपलोड करने में मुझे दिक्कत आएगी और आपका टाइम वेस्ट होगा क्योंकि आपको पढ़ना है और वीडियो फिर लेट आएगी, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बताऊँगी ये टर्म्स। मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलैरिटी, इन तीनों वर्ड्स का मैंने मतलब समझाया है। अब पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मतलब है, देखो हमारा जो वर्ल्ड था वो बाइपोलैरिटी में रहता था। बाइपोलैरिटी क्या होता है, जब दो सुपर पावर्स वर्ल्ड अफेयर्स में रहती हैं, ठीक है, मतलब यूएसए एंड यूएसएसआर। बायोपोलैरिटी का जो बाय वर्ल्ड है उसका मतलब होता है टू, पोलैरिटी का मतलब होता है पोल्स। दो पोल्स थे हमारी अर्थ के, ठीक है, यूएसए एंड यूएसएसआर, ये चीज़। अब यहाँ पे दो बायोपोलैरिटी हम बोल तो नहीं सकते क्योंकि दोनों में से एक सुपर पावर गिर गई, तो अब ये चांस था कि जो आगे हमारा वर्ल्ड होगा क्या वो मल्टीपोलर में रहेगा। मल्टीपोलर का कंसेप्ट ये था और ज़्यादातर कंट्रीज मल्टीपोलर के कंसेप्ट को सपोर्ट कर रही थी। अब मल्टीपोलर में हमें ये देखने को मिला कि मल्टीपोलर में क्या होता है कि हर एक बंदा, ठीक है, अपनी ही सुपर पावर लेकर चलता है और वहाँ पे इक्वालिटी देखने को मिलती है। मतलब इंडिया एक अपने में सुपर पावर होगी, अफ्रीका एक अपने में, साउथ अमेरिका अपने में, तो हर एक के पास इक्वालिटी होगी। कोई ज़्यादा यहाँ पे किसी का हेड नहीं होगा, दादा नहीं होगा कोई किसी का, ठीक है, हर एक इक्वालिटी के साथ जीता है। बट यहाँ पे अलग देखने को मिला, अब हमें देखने को मिला यूनिपोलर का कंसेप्ट। अब बायोपोलैरिटी में दो चांसेस थे हमारे पास, या हम मल्टीपोलर को अपनाएं या हम यूनिपोलर को अपनाएं। यूनिपोलर में बच्चे क्या होता है, यूनिपोलर बेसिकली होता है जहाँ पे आपकी एक सुपर पावर रहती है। कौन सी एक रही होगी, यूएसए, क्योंकि यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट होगी। तभी जो आपके थर्ड चैप्टर का नाम है ना वो यूएस हेजेमोनी है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, टेंशन मत लेना उसकी, हम आगे जल्दी से कवर अप कर लेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कंसेप्ट दे दिया गया था कि हम कौन सी, ठीक है, आगे पोलैरिटी वाला कंसेप्ट अपनाएंगे, मल्टी या यूनिपोलर। मल्टी में हर एक को इक्वालिटी मिलेगी, यूनिपोलर में एक ही डोमिनेंस रहेगा। बट आज हमारा वर्ल्ड भी यूनिपोलर में जी रहा है, ये आप याद रखना। आगे है एमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। अब यूएसएसआर जो था आपका 15 रिपब्लिक्स को मिला के बना था, ठीक है, हमें पता है, हाँ 15 रिपब्लिक्स को मिला के बना था। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही यूएसएसआर आपका डिसइंटीग्रेट हो गया तो ये 15 भी तो टूटेंगी ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन जाएंगी 15। तो यूएसएसआर जैसे टूटा वैसे ही छोटी छोटी कंट्रीज आपको देखने को मिली। बेस्ट एग्जांपल इसका बताओ तो यूक्रेन भी आपका यूएसएसआर का पार्ट था, बट वो टूट के अलग बन गई, जिसके साथ रशिया ने फिर युद्ध किया। अगर युद्ध की कहानी आपको जाननी है तो मैं उसके ऊपर अलग वीडियो बना सकती हूँ डिटेल के लिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट हमें चैप्टर के बाहर नहीं जाना, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक बोल दिया मैंने, टॉपिक है शॉक थेरेपी। देखो यहाँ पे मैंने शॉक वाला इमोजी भी बनाया है ताकि आपको कंसेप्ट याद रहेगा कि शॉक थेरेपी क्या था, ठीक है। शॉक थेरेपी कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट है। देखो शॉक थेरेपी आपका क्या था, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी का क्या नाम था, कम्युनलिज्म, ठीक है, और इसको सोशलिस्ट भी बोला जाता है। अब ये जो कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी थी ये आपकी किस में ट्रांसफर हो गई थी, कैपिटलिज्म में, ठीक है। क्यों हुई थी, चैप्टर पार्ट 1 मेरा ज़रूर देखना, ठीक है, उसमें समझ में आ जाएगा। अब कम्युनलिज्म से जब ये आइडियोलॉजी आपकी कैपिटलिज्म में शिफ्ट होती है उसको बोलते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी कुछ नहीं है, एक बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस था, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सफ़र करना पड़ा था। जैसे आपको गोर्बाचेव, ठीक है, उसको तो बेचारे को अपने पोजीशन से ही हटा दिया था यूएसएसआर की गवर्नमेंट ने, ठीक है। आगे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस था, इसमें क्या था, आपकी जो ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी थी वो आपके डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सिस्टम में शिफ्ट हो गई थी। मतलब बुराई से अच्छाई की तरफ वो चीज़ शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। ये जो आपका मॉडल था शॉक थेरेपी, बहुत ज़्यादा इसका असर हमें रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप में देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका वर्ल्ड बैंक एंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं ये चीज़ें। वो प्रोसेस को क्या बोला गया, शॉक थेरेपी। कुछ नहीं है, फिर से रिवाइज करवाते हैं, शॉक थेरेपी कुछ नहीं है, आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। कम्युनलिज्म से कैपिटलिज्म में आइडियोलॉजी आती है, उसको हम शॉक थेरेपी कहते हैं। ये ज़्यादातर प्रोसेस आपका रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप में देखने को मिला, जिससे क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक एंड IMF जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई, जिसको आगे चल के क्या बोला गया, शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी है, हमें वो भी देखनी है। ये सब करेक्टरिस्टिक्स बच्चे आपकी वो है, क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी क्या होती है वो
वही कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी में क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट हो गई थी, मतलब जहाँ पे कलेक्टिव फार्मिंग की जाती थी, लोग कलेक्टिव से ठीक है एकजुट होकर मिलके सब जाने काम करते थे। अब वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन देखने को हमें मिलती है, ठीक है। आगे क्या होता है, कलेक्टिव फार्म जो होते हैं वो प्राइवेट फार्म्स बन जाते हैं। वही चीज़ मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव फार्म मिलजुल के जहाँ पे काम करते हैं वो प्राइवेट फार्म्स बन जाते हैं। यहाँ पे स्टेट प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, मतलब जो चीज़ पहले सरकार के अंदर सब कुछ आती थी, सरकार जहाँ पे ध्यान देती थी वो अब ध्यान नहीं देगी, ठीक है। कैपिटलिज्म में यही होता है ना कि सरकार नहीं कुछ भी देखती, सब कुछ प्राइवेट होता है, आप अपनी मेहनत बलबूते के आगे आगे जाती हो, ठीक है। आगे है इकोनॉमी जो थी वो भी आपकी ठीक है प्राइवेट होगी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई थी, वो भी आपने देखने को मिली। फ्री ट्रेड रिजाइम और एफडीआई के जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो मेन इंजन बन चुके थे, ठीक है, आपके शॉक थेरेपी के अंदर। फाइनेंशियल ओपननेस होगी एंड करेंसी कन्वर्टिबिलिटी होगी। देखो आपकी आइडियोलॉजी तो ट्रांसफ़र हुई, उससे क्या हुआ, करेंसी भी चेंज हो गई थी, ठीक है, वहाँ की करेंसी कन्वर्टिबिलिटी हो गई थी और फाइनेंशियल ओपननेस हमें देखने को मिली शॉक थेरेपी के अंदर। आगे हमने इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करनी है, तो कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको समझा देती हूँ। देखो कॉन्सिक्वेंसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लार्ज गैराज सेल। ये 1 मार्क में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जब मैंने पेपर सॉल्व किए थे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आता था, इनफैक्ट मेरे प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था, लार्ज गैराज सेल क्या था इन हिस्ट्री में, आपको वो एक्सप्लेन करो। कुछ नहीं है, लार्ज गैराज सेल क्या होता है, जब आपके ठीक है यूएसएसआर गिर जाता है तो 90% जो कंपनी थी यूएसएसआर की, मतलब रशिया की 90% जो कंपनी थी बड़ी बड़ी जो बिलियन कमाती थी, उनको बहुत ही ज़्यादा कम रेट पे बेचा जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता था, लार्ज गैराज सेल। ये चीज़ हमें देखने को मिली। आगे क्या था, जो वैल्यू थी रूबल, रूबल क्या है, यूएसएसआर की करेंसी है, वो भी पूरे तरीके से गिर चुकी थी, ठीक है। जितनी जीडीपी आपकी 1989 में थी, मतलब जितना एक साल में कमाती थी, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, या फिर प्रोड्यूस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना आपका 1989 में निकला था वो 1999 में उतना ही कम देखने को मिला। अब लार्ज गैराज सेल हुई थी, ठीक है, लार्ज गैराज सेल आपको पता लग गई, उसको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वाउचर्स दिए जाते थे लोगों को। अब बेचारे लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो वो वाउचर्स क्या करते थे, ब्लैक मार्केट में यार बेच देते थे। आप कंडीशन समझ रहे हो, लोगों का दर्द समझ रहे हो, कितना मतलब यार तकलीफ में वो रहे होंगे, बेचारे के पास पैसा नहीं थे। इनफैक्ट मुझे ये टाइम पीरियड याद आ जाता है जब कोविड था, ठीक है, कितने सारे बच्चों के पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, वो पढ़ेंगे कहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ आप कनेक्ट करके देखा करो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को आपको अपनी रियल लाइफ के साथ थोड़ा कनेक्ट करके देखोगे तो इजीली समझ में आएगी। आगे बताया गया है जो आपका ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर होता था वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय होने लगे। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे गवर्नमेंट खुद इक्वालिटी के साथ सबको इक्वली हिस्से देती थी, ठीक है, आपको बेसिक नेसेसिटी देती थी, कपड़ा रोटी मकान देती थी, जिस सिस्टम में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती थी वो सिस्टम पूरे तरीके से टूट जाता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में देखने को मिलती है एंड सरकार कुछ नहीं करती, क्योंकि आइडियोलॉजी कौन सी आ गई थी, कैपिटलिज्म। रशिया जो था डिवाइडेड हो गया था बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है, रशिया यहाँ पे मतलब यूएसएसआर जो था आपका वो रिच एंड पुअर की कैटेगरी में पूरे तरीके से डिवाइड हो गया था, मतलब अमीर गरीब। अब मैंने आपको ये पार्ट 1 में बताया था कि रशिया यूएसएसआर एक ऐसा देश था, कंट्री था, जहाँ पे रिच पुअर कभी देखने को नहीं मिला, सब इक्वालिटी के साथ रहते थे। बट यहाँ पे जैसे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, अब अपने बलबूते पे तो हर एक ने मेहनत करके आगे जाना है, तो जिनके पास बेचारे के पास रिसोर्सेज नहीं थे तो ये चीज़ हमें देखने को मिली, ठीक है। आगे है ग्रेट इकोनॉमी इनइक्वालिटी हैज़ बीन सीन, वही चीज़ कि इकोनॉमिक के बेस पे, ठीक है, हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। और ये आपका ठीक है शॉक थेरेपी जो मैंने अभी आपको करवाया वो टॉपिक ख़त्म हो गया है। कुछ नहीं है इसमें, शॉक थेरेपी कुछ नहीं है, आइडियोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आनी होगी इसकी एंड कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा ईजी हैं, ऐसे एक्सप्लेन कराओगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। आगे हमने बात करनी है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। अब टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स क्या था, देखो जल्दी से बता देती हूँ, चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है। अब टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट देखो, जब भी कोई
कोई परिवार, ठीक है, समझ लो परिवार का बंटवारा होता है, तो उसके बाद लड़ाइयाँ भी होती हैं ना कि हाय तेरे कारण हुआ, तेरे कारण हुआ। तो ये चीज़ ऐसे देखने को मिली थी। जैसे ही आपका बच्चा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है, देखने को मिली। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम थी वो पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट एंड मैनी हैव हैड सिविल वॉर्स एंड इंसर्जेंसी। अब क्या हुआ, फॉर्मर सोवियत यूनियन मतलब क्या, जो टूटा हुआ था। अब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, जिस करके क्या हुआ, उनके ही देश के अंदर क्या होने लगा, सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होती है, जब एक ही देश में दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है, उसको सिविल वॉर कहते हैं। एंड इंसर्जेंसी देखने को मिली, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो चुकी थी। अब आगे बताया गया कि रशिया के अंदर दो रिपब्लिक्स थे, चेचन्या एंड डेगेस्तान, ठीक है। इन दोनों में आपके सेशनिस्ट मूवमेंट देखने को मिली। यहाँ पे भी लड़ाई वाली, ठीक है, सिचुएशन हो गई थी, सेशनिस्ट मूवमेंट हमें देखने को मिली। अगर आगे हम बात करें तो सेंट्रल एशिया ताजिकिस्तान में हमें ये देखने को मिला कि 2001 तक हमारी सिविल वॉर चली। 2001 तक तो शायद आपका बात नहीं हुआ होगा, आप शायद 2004 या 2005 के बच्चे होंगे, ठीक है, जिस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। ये मत बोलना कि हम शायद 7 के हैं, शायद आप उस ईयर के होंगे, ठीक है। तो देखो आपका बर्थ भी नहीं हुआ था बच्चे तब की, अब जाके लड़ाई खत्म हुई है 2001, ठीक है, इधर ही सेंट्रल एशिया एंड ताजिकिस्तान में सिविल वॉर जो चल रही थी। आगे बताया गया है कि ईस्टर्न यूरोप में आपकी एक कंट्री थी सेजेस्लोविया, जो कि आगे 2 रिपब्लिक्स में स्प्लिट हो गई, मतलब 2 हिस्से हो गए। सजेस आपका एक हो गया एंड स्लोवकस, यहाँ पे स्लोवकस लिखा है, स्लोविया, ठीक है, वो आपका अलग बन गया था। तो देखो बंटवारे पे बंटवारे हो रहे हैं, जहाँ पे यूनिटी एक रहती थी वहाँ पे आज बंटवारा देखने को मिला। तो सोच सकते हैं आपको कितनी गंदी सिचुएशन थी। आगे हमारा बताया गया कि जो बेटा आपका यूगोस्लाविया था, ठीक है, वो भी आपका 4 प्रोविंसेस में डिवाइड हो गया था। इसको थोड़ा याद कर लेना कौन से 4 में हुआ था, क्योंकि इसकी बात थोड़ी यूएसए हेजेमोनी के चैप्टर में भी हम करेंगे, ठीक है। 4 प्रोविंसेस में डिवाइड हो गया था। वो कौन से 4 थे, क्रोएटिया, स्लोवेनिया, बॉस्किया एंड हर्जेनिया, ठीक है, शायद आपको दिख नहीं होगा या कॉपी मैंने फोल्ड की है, हर्जेनोविनिया, ठीक है। ये चीज़ जो थी क्रोटेविया, स्लोवेनिया, ब्लॉस्किया एंड हर्जेनोविनिया, ठीक है। ये थोड़े अरब घड़ब नाम है, शायद मैं प्रोनाउंस भी ठीक नहीं कर रही होंगी, बट आपने रट लेने हैं, रट लेने नहीं है, समझा दिया, ठीक है। मैंने ऐसा याद रखना कि जैसे आप वेजिटेबल्स काटते हो ना, उसके कितने सारे पीसेज हो जाते हैं, ऐसे यूगोस्लाविया का हो गए थे, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक है। वैसे 1 मार्क्स में ये नहीं पूछा जाता, बट फिर भी हमें पूरा कंसेप्ट पढ़ना है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। आगे आपका लास्ट टॉपिक रह गया है। हाय कितनी तकलीफ बोल रहे, कितनी राहत मिलती है ना जब लास्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। जल्दी जल्दी से इसको कवर अप कर लेते हैं। तो इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, अब देखो अब इंडिया की बात इन्होंने कहीं ना कहीं घुसानी होती है। अब हमें यहाँ पे ये पढ़ना पड़ेगा कि यूएसएसआर के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन थे, एंड उसकी जो अदर कंट्री थी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, मतलब उसके साथ में जो कंट्री थी, यूक्रेन हो गया आपका, और भी कितने सार में जो कंट्री थी, ठीक है, उनके साथ कैसे रिलेशनशिप थे। तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि हमारा जो रशिया है बेटा, वो है बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बेस्टीज हैं हम, इंडिया एंड रशिया एकदम। कभी भी किसी के ऊपर लड़ाई आती है तो इंडिया बचाने चला जाता है, रशिया के ऊपर आती है तो इंडिया के ऊपर आती है तो रशिया बचाने चला जाता है। मैंने उल्टा बोल दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली, मतलब बेस्ट फ्रेंड है, सहेलियां हैं दोनों, ठीक है, एक दूसरे का दुख सुख बांटती रहती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे भी पढ़नी है कि इंडिया ने बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन किए थे आपके पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री की, यूएसएसआर के अंदर जितनी भी आपकी कंट्रीज आती थी उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन किए थे। बट स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप मतलब उसकी बेस्ट सहेली कौन सी थी आपकी, वो थी रशिया। रशिया एंड इंडिया दोनों क्या थे आपके बेस्ट फ्रेंड, ऐसे याद रखना, ठीक है, बेस्टीज, #बेस्टीज, इंडिया एंड रशिया, ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे बताया गया है कि इंडिया एंड रशिया ने टोटल 80 बायलेटरल एग्रीमेंट साइन किए। बायलेटरल एग्रीमेंट होते हैं जब 2 लोगों के बीच में साइन होते हैं, उसको बोलते हैं बाय, जहाँ पे बाय आ जाए मतलब 2, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो कितने एग्रीमेंट साइन किए थे, 80। अब तो आगे बढ़ गए होंगे, ठीक है, ये शायद डेटा आपका पुराना है, पुरानी बुक में से जो डेटा सीबीएसई ने लिखा था मैंने वही लिखा, करंट नहीं लिखा। अब तो शायद बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, 80 से अबव ही हो गया, आई थिंक आपके 90 तक गए होंगे, ठीक है, एग्रीमेंट। ये चीज़ बताई थी। आगे रशिया इंडिया ने स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट भी साइन किया था 2001 का। स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट इन्होंने, ठीक है, एक मुद्दा बनाया था, उसके ऊपर बात करनी थी, वो आपका एग्रीमेंट था इंडिया रशिया ने जो साइन किया था। आगे ये बताया गया है कि इंडिया के पास जितनी भी मिलिट्री वेपन्स है, जितने भी हथियार है, वो, ठीक है, किससे लेता है, वो रशिया के अंदर।
मैं आपको अपनी स्कूल टाइम की एक बात बताती हूँ। देखो, जब मैं स्कूल टाइम में थी तो हमें टेक्निकल एरिया घुमाने के लिए लेके जाते थे। आई थिंक आपको भी लेके गए होंगे। केवी में तो नॉर्मल है, ठीक है। तो केवी में मैं पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे ही हमें टेक्निकल एरिया घुमाने के लिए लेके जाते थे। तो मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैं पूछूँ भैया ये कहाँ से आई है, सर ये कहाँ से मिसाइल आई है, ठीक है। तो मैंने एक बार पूछा था, तो वो बोलते कि ज़्यादा हाफ ऑफ जो मटीरियल जो होता है बच्चे हमारा, वो रशिया से हम इम्पोर्ट करते हैं। इवन जब आप अब देखो गलवान घाटी का, ठीक है, जो आपकी वॉर हुई थी, गलवान घाटी के अंदर जो आपकी वॉर हुई थी, उसके बीच में भी क्या हुआ था, हमने राफेल्स मंगाई थी। तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमें देखने को मिला, ठीक है। ये भी बताया गया है कि जब हमारे इंडिया के अंदर ऑयल क्राइसिस हो गया था, मतलब तेल की कमी हो गई थी, तब रशिया ने हमारी हेल्प की थी ऑयल देने के लिए, ठीक है। और भी इंडिया रशिया ने बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर वार्तालाप किया है, बातें की हैं, ठीक है, कि आप कैसे हमारी हेल्प करोगे ऐसे। तो ये चीज़ ये पे जो मैंने चमकीला सा तड़क भड़ता जो मैंने, ठीक है, बॉक्स बनाया है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। एक्स्ट्रा नहीं है, आपके चैप्टर में से ही मैंने निकाल के यहाँ चीज़ लिखी है कि जो इंडिया एंड रशिया है बेटा, आपका यूनाइटेड नेशन के भी मेंबर्स हैं, ब्रिक्स के भी मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, इसके भी मेंबर है, G20 के भी मेंबर है एंड SCO के भी मेंबर्स हैं। आप इसमें लिख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन अगर आप स्पेशल मेंशन करोगे तो मार्क्स आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आगे है आपका लास्ट टॉपिक। देखो, वैसे यहाँ तक चैप्टर आपका कंप्लीट है, बट ये जो टॉपिक था बच्चे आपकी बुक में, ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ अगर आप जाओगे तो येलो कलर का बॉक्स था, वो था, बट वो पूछ लेते हैं क्योंकि आगे आपको इंडिया USA के भी रिलेशनशिप पढ़ने हैं, इंडिया के साथ और भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप आपको पढ़ने हैं, तो रशिया का भी आपको पढ़ना है। तो इसी में मैं आपको पढ़ा दूंगी चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में दिया गया है, तो आगे जाके आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो फ्लैशबैक हम देख लेंगे इंडिया USSR के कौन से अच्छे रिलेशन थे, मतलब किस चीज़ों के ऊपर इन्होंने बात की थी। कहानी मैं आपको बताती हूँ। अब क्या हुआ था, अगर हम कोल्ड वॉर इरा की बात करें तो 2 सुपर पावर्स आपस में सिर अपना टकरा रही थी, टसल चल रही थी, ठीक है, रस्साकसी चल रही थी, टग ऑफ वॉर चल रही थी। एक साइड था आपका ओपोनेंट USSR, एक साइड था आपका USA, ठीक है, दोनों में रस्साकसी चल रही थी। अब ये माना जाता है कि देखो रशिया ने ज़्यादातर सपोर्ट किसको किया था, USSR को। लोग ये कहते हैं क्योंकि रशिया एंड USSR के किस्से ही बहुत अलग अलग है। जैसे आपका होता है ना स्कूल में से अगर एक बच्चे का नाम ले लो तो उसकी बेस्टी का भी नाम साथ में आ जाता है, तो ये चीज़ थी। लोग बोलते थे कि नहीं, जो इंडिया है वो आपका USSR की साइड ही है, बट इंडिया एक्चुअली क्या था, नैम का एक मेंबर था। अब नैम के बारे में भी मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है, मैं नहीं बताऊंगी, आप प्लीज़ उसको जाके देख लो, ठीक है। बट हमें ये देखने को मिला कि जो बच्चा आपका इंडिया एंड रशिया था वो मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप शेयर करता था। मल्टी डायमेंशन मतलब हर एक बात में, अगर उसको डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखने, डिप्लोमेटिक रखेगा। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, बातचीत वाले, ठीक है। अगर उसको मिलिट्री के ऊपर रखने, वो रखेगा, मतलब हर एक चीज़ में रिलेशनशिप इनका अच्छा था, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब क्या हुआ था, इंडिया रशिया के हमने रिलेशनशिप पढ़ने हैं, तो ये आप ऐसे भी बना के आ जाओगे ना यार। देखो, बोर्ड में मेन मार्क्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, उसके ऊपर मैं स्पेशली वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ कि मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूँगी, बट मुझे हाँ इतना पता कि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी है। मैं आपको डायग्राम्स बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ आपको कि आपके मेरे से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अगले वीडियो में अगर सेपरेट वीडियो बनाऊँगी तो उसके ऊपर बताऊँगी आपको। तो इंडिया रशिया के हमने रिलेशनशिप देखने हैं। देखो, ये इंडिया का फ्लैग है, ये रशिया का फ्लैग है, आप ऐसे बीच में बना के आ सकते हो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक के मामले में इंडिया रशिया रिलेशनशिप कैसे थे। तो देखो, सोवियत यूनियन ने जब इंडिया की करेंसी कोई ट्रेड के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जब हमने व्यापार करना था हमारी करेंसी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तब अकेला USSR ऐसा था जिसने हमारी करेंसी को एक्सेप्ट किया, ठीक है। कि मतलब देखो, जो इंडिया की करेंसी थी ना बेटा, उस टाइम पे वीक थी, हम सोने की चिड़िया थे, हमें लूट के ले गए पागल अंग्रेज, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारी थोड़ी सी करेंसी गिर गई थी, ठीक है। फिर हमारी LPG पॉलिसी आई, चलो ये तो फालतू बात है, बट उस टाइम पे आप इतना समझ लो कि वीक थी। अब कोई एक्सेप्ट नहीं करा। देखो, USSR की करेंसी पावरफुल है, USA की पावरफुल है, वहाँ का $1 यहाँ पे 65 समथिंग इतना बनता है, 75 है शायद एक बनता, ठीक है, डॉलर यहाँ पे। तो आप खुद सोचो, हमारी करेंसी वीक थी,
ट्रेड के लिए, पर फिर भी हमारे यूएसएसआर ने फ्रेंड ने, ठीक है, हमारी करेंसी को सपोर्ट किया। आगे बताया गया था कि जितने भी टेक्निकल असिस्टेंट स्टील प्लांट्स वगैरह हो गए उसने एड दी, एड मतलब फंड दिया था। कौन कौन सी वो स्टील प्लांट्स थे? बोकारो, विशाखापट्टनम और भी थे, ठीक है, जितने, बट यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए, बोकारो और विशाखापट्टनम, ठीक है। आगे ये मैंने यहाँ पे करंट डाटा लिखा है, आप अपने से कोई भी उठा कर लिख सकते हो, मुझे जो अच्छा लिखा मैंने लिख दिया। यहाँ पे ये बताया गया था कि 2020 से लेकर अगर हम 21 का डाटा देखें तो इंडिया रशिया ने टोटल ट्रेड आपका $8.141 बिलियन, ठीक है, कमाया है। इतना मतलब कमाया है यहाँ पे, इन्होंने इतना ज़्यादा ट्रेड किया है, ठीक है। आगे है हमारे पास मिलिट्री के ऊपर इन्होंने क्या शेयर किया। अब देखो हमें ये देखने को मिला कि जितना भी इंडिया, ठीक है, रिसीव करता है अपनी मिलिट्री से, वो कहाँ से रिसीव करता है रशिया से, ठीक है। ज़्यादातर वेपन्स क्या होते हैं इंडिया के पास, रशिया के होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा गुड पॉइंट था, ठीक है आपका। आगे ये बताया गया है कि इन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ऊपर भी एग्रीमेंट किए थे कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, चाहे उनकी सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी, तो रशिया फटाफट इंडिया को विदाउट सोचे समझे थिंकिंग वगैरह किए हुए इंडिया को मिलिट्री वेपन्स प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? राजनीति चलाने के ऊपर जो भी मतलब मुद्दे वगैरह हो, सरकार के खिलाफ कैसे सपोर्ट करना, वो पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाएगा। अब सोवियत यूनियन ने हमें सपोर्ट किया था, हमारी जितनी भी वॉर्स हुई थी, जैसे कश्मीर इशू हुआ था, पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी 1971 में, चाइना के साथ रिसेंटली गलवान घाटी के गलवान वैली के ऊपर वॉर हुई है, तो इसमें भी हमें रशिया ने बहुत अच्छा खासा सपोर्ट किया था। आगे हमने बात करनी है कल्चर के ऊपर। आगे हमने बात करनी है यहाँ पे कल्चर के ऊपर, ठीक है। आप कल्चर के ऊपर हम देखो, ये बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ मुझे लगी, मैंने जब ये पढ़ा था अपने 12th में, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था, तो यहाँ पे यहाँ चीज़ ये लिखी गई थी कि हिंदी फिल्म्स एंड इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है रशिया में। आप आज भी देखोगे वहाँ पर ना जो गोरियाँ होती हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेज़, वो उन्होंने साड़ी डाली होती है ना, उनके ऊपर कितनी जचती है। और यहाँ पे इंडिया खुद इंस्टाग्राम पे, आपको रियलिटी सब पता ही है, ठीक है, हम रशिया बन रहे हैं धीरे धीरे, और रशिया वाला इंडिया की संस्कृति को अपना रहे हैं। देखो मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रही हूँ, आप और मेरे को भाई ले लो, करो कंट्रोवर्सी में ले लो, नहीं कमेंट नहीं कर रही हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है, लोग बोलते हैं, मैंने नहीं बोला। हैशटैग नो डिमांड सॉरी, नो पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मेरे रिगार्डिंग कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आगे कल्चर की हम बात करें तो हाँ, कितनी अच्छी बात है ना कि हमारा इंडियन कल्चर भी वहाँ पे पॉपुलर हो रहा है। जैसे यूएसए की ब्लू जीन्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लड़की कुर्ते के साथ डालती है, वैसे इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आगे ये बताया गया था कि लार्ज नंबर जो इंडियन राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, ठीक है, इवन आपके जो ड्रामेटिक्स होते हैं, जो ड्रामा वगैरह लिखते हैं, वो यूएसएसआर विजिट करके आते हैं, तो मतलब आपका वीज़ा वगैरह भी अच्छा खासा लग जाता है, तो वो चीज़ देखने को मिली। तो इसी के साथ, ठीक है, आपका ये भी टॉपिक ख़त्म होता है। अगर बच्चे आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे से कनेक्ट कर लेना, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालना, मैं वहाँ पे, ठीक है, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम पेज में साइड में है, लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे इसके नोट्स ले लेना, क्लैरिटी के साथ आपको मिलेंगे। चाहे आप यहीं पे यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट मारो और कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है, डायग्राम्स के साथ आपको आसानी होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर मैं आपको ये भी बात बता रही हूँ, जैसे आप बच्चे में डिमांड डाल रहे हैं कि दीदी इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप, ठीक है, डिमांड डाल रहे हो। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आप मेरी वीडियोस देखते तो हो कम से कम, तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अगले दिन ही वीडियो डाल दूँ, बट एज़ यूजुअल यार मैं हूँ कॉलेज स्टूडेंट, तो मुझे अपना भी थोड़ा वर्क देखना पड़ता है, ठीक है। तो बट आप टेंशन मत लेना, मेरे से जितनी जल्दी हो पाएगा मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एंड ऑफ बायोपोलैरिटी फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सिर्फ हम अगले वीडियो में इसके एडिशनल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।